Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो अभी हम यहाँ पर जो कल बार का एग्जाम हुआ उसके मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इनऑर्गेनिक और न्यूक्लियर के जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर डिस्कस करूँगा। उसके बाद वहाँ पर क्या हो गए, ऑर्गेनिक और फिजिकल के भी डिस्कस होंगे आगे, जो अमित सर और सचिन सर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर टोटल आई थिंक 70+ से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं, तो देखते रहिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक का, वहाँ पर क्या था कि यहाँ पर क्या पूछा हुआ था, क्लस्टर टाइप पूछा हुआ था, ठीक है। तो एक कार्बोरेन है, कार्बोरेन का क्लस्टर टाइप आपसे पूछा हुआ है, तो कैसे करोगे इसको, बस कार्बन को रिप्लेस कर दो BH यूनिट से, आइसोलोबल होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, BH होल ट्वाइस, और यहाँ पर ये B5H7 है, ठीक है। तो इसको आप B7H9 भी लिख सकते हो, और ये आपका B7H7+2 हो जाएगा। और BnHn+2 किसके लिए होता है, आपका क्लोजो के लिए होता है। तो यहाँ पर ये क्लोजो था, क्लोजो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी हुई थी, लेंथेनाइट दे रखे थे आपको पेयर्स में। तो आपको पता है यूरोपियम और वेटरबियम की जो होती है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये +2 में स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, +2 में आपके स्टेबल रहते हैं, +2 में स्टेबल रहते हैं, जिसमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो F7 होती है और F14 होती है। तो अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड। तो अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए जो आंसर आपका आ जाएगा वो आपका यूरोपियम एंड येटरबियम आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसमें मेटल मेटल बॉन्ड निकालने थे आपको। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो इसके आगे आपके 5 + Ni के 10 होते हैं, और म्यू ppS2 दे रखा है। तो म्यू ppS2 जैसे ब्रिज में आपकी हैलाइड काम करते हैं वैसे ही काम करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होती है, ब्रिजिंग में 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ppS2। अगर एक मेटल से जुड़ा होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और 2 मेटल से जुड़ा होता है तो यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे टोटल आ गए इसके आपके 18 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ये तो हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स की बात की, मल्टीप्लाई 2 भी तो करो, 2 करोगे तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 36 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब मेटल मेटल बॉन्ड कैसे निकालते हैं हम, 18N 18 × 2 कर दो, 2 ही मेटल तो है, -36 कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। 36 - 36 कितना होता है, 0। तो यहाँ पर 0 मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट थे आपके, 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर था। 4 देखते हैं टर्म सिंबल, ये समारियम 3+ यूरोपियम 3+, हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। यहाँ पर देखो समारियम 3+ F5 होता है, F5 का देखो यहाँ से मैंने बना दिया है आपका, S की वैल्यू 5/2 आ जाएगी, 2S + 1 6 आ जाएगा आपका। L = 5 है, L = 5 के लिए आप क्या लिखते हो, यहाँ पर H लिखते हो, ठीक है, H टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर 6 लिख दो, क्योंकि यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 6 है। अब यहाँ पर J निकाल लो, J कैसे निकालोगे, J = हो जाएगा L - S, क्योंकि यहाँ पर ये लेस देन हाफ फील्ड है। तो L - S करोगे तो 5 - 5/2 करोगे तो आपका 5/2 ही आ जाएगा, ठीक है। 5/2 यहाँ पर लिख दो। तो इसका टर्म सिंबल ऐसा ऑप्शन आपका एक ही ऑप्शन में था, तो 6H 5/2 था, और उसके साथ आपका 7F0 जो कि इसका होता है 7F0 यूरोपियम, ठीक है। तो बार बार यही पूछते हैं, ठीक है, इनके तो याद ही हो जाने चाहिए आपको। 7F0 आपका यूरोपियम 3+ का होता है, उसका भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि F6 कॉन्फ़िगरेशन होती है, और ये F5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 6H 5/2 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। तो कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, तो यहाँ पर आपका एक कॉम्प्लेक्स था आपका 𝜂5 C5 H5 Re 𝜂6 C6 H6, यही वाला जो था ऑप्शन, वही सिर्फ क्या कर रहा था, 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा था, बाकी कोई नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या 5 यहाँ से हो गए, रीनियम के आपके 7 हो गए, ठीक है, मैग्नीज वाले ग्रुप में आता है, और +6 यहाँ से हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। बाकी जो भी दिए हुए थे वो वहाँ पर फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। एक आपका यहाँ पर मेन ब्लॉक से क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्या था, एक यहाँ पर X जो थी कोई बोरेन थी, उसकी रिएक्शन NH3 से करवाई, एक आयनिक कंपाउंड मिला। आपको पता है अमोनिया जो होता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करता है और जनरली आयनिक कंपाउंड ही बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर 11B NMR दिया हुआ था, 11B दिया हुआ था आपको, एक ट्रिपलेट दिया हुआ था, और एक आपको क्या दिया हुआ था, क्विंटेट दिया हुआ था, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, डाइबोरेन की रिएक्शन है ये, B2H6 का आप अगर NH3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको एक आयनिक कंपाउंड इस तरह से BH2 और यहाँ पर NH3 का होल ट्वाइस, ये एक पॉजिटिव, ये आपका कैटायन, और BH4 नेगेटिव, ये आपका एनायन मिलता है, ठीक है, इस तरह से। तो इसका देखोगे BH2 है 11B का, 2 हाइड्रोजन कपल करके ट्रिपलेट दे देगा, ट्रिपलेट, और ये आपको दे देगा क्विंटेट,
ठीक है, तो ट्रिपलेट क्विंटेट ये आ जाएगा और आंसर आपका यहाँ पर था B2H6 डाइबोरेन, बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट देखें तो लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी हुई थी, आपको दिया हुआ था फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन दिया हुआ था। ठीक है, आपको पता है डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो आपकी डिक्रीज करती है क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जब जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज कर रही होती है क्योंकि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर आर्सेनिक की सबसे कम नहीं आएगी। ठीक है, आनी चाहिए आर्सेनिक की, लेकिन आर्सेनिक जो होता है आपका NP3 कॉन्फ़िगरेशन होता है और सेलेनियम जो होता है आपका NP4 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाफ फील्ड आने की वजह से जो आर्सेनिक होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है सेलेनियम से। तो यहाँ पर जो आंसर था वो सेलेनियम था। सबसे लोवेस्ट जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो Se की होगी, सेलेनियम की होगी। ज्योमेट्री पूछी हुई थी SnF3 और XeO2F2 की। तो SnF3 की ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सल्फर जो होता है सेंट्रल एटम होता है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होता है नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर 4 स्टेरिक नंबर आएगा, टेट्राहेड्रल आ जाएगी ज्योमेट्री। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आप वही स्टेरिक नंबर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए आपके ज़ेनॉन के, प्लस 2 आपके फ्लोरीन के हो गए, डिवाइड बाय 2 कर दो, स्टेरिक नंबर 5 आ जाएगा। और 5 के लिए आपकी ज्योमेट्री होती है TBP, मतलब कि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो ये इसका आंसर था, टेट्राहेड्रल एंड TBP। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था, एक रिएक्शन दी हुई थी एसिडिक मीडियम में, रिडॉक्स रिएक्शंस हैं ये। एसिडिक मीडियम में एक रिएक्शन दी हुई थी और पूछा था प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है तो आपका I2 बनता है, I माइनस जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में, और साथ में आपका H2O बन रहा होता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में यहाँ पर H+ लेते हैं हम, और ये वाले जो थे आपके प्रोडक्ट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट थे। ठीक है, उसका कैरेक्टर ऑफ लूमा पूछा था CN नेगेटिव का और O2 का। ये भी आपका क्या है, नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें अगर मैं थोड़ा सा रफली आपको बना के दिखाऊं, थोड़ा बना लेते हैं। CN नेगेटिव आपको पता है 3, कहीं CN के ऊपर होंगे, नाइट्रोजन के कहीं यहाँ होंगे। पहले आपके पाई बनते हैं, पाई, देन आपका यहाँ पर सिग्मा बनता है, सिग्मा, और फिर आपके यहाँ पर पाई स्टार बनते हैं, और फिर ऊपर आपके सिग्मा स्टार बनते हैं। ठीक है, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार इस तरह से बनता है। इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, P3 कॉन्फ़िगरेशन होती है, 3 इलेक्ट्रॉन, और आपके कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, लेट सपोज यही लगा दिया हमने, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन यहीं फिल हो गए। लूमो क्या हुआ, ये हुआ ना, लूमो क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लूमो पाई स्टार हुआ, और पाई स्टार अगर मैं जनरली जीरेड और अनजीरेड के टर्म में लिखता हूँ तो यहाँ पर हम इसको पाई जीरेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, पाई जीरेड हो जाएगा। और O2 का आपको पता है जो सिग्मा स्टार होता है O2 का, वो इसका लूमो होता है, क्योंकि पाई में इसके क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, सिग्मा स्टार इसका लूमो होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसकी जो सिमेट्री होती है वो सिग्मा अनजीरेड होती है। तो आपका पाई जीरेड एंड सिग्मा अनजीरेड जो था उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 देखते हैं, मोस्ट स्टेबलाइज्ड डी ऑर्बिटल इन ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। ये भी आपका क्या है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो अगर मैं ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक की क्या बनाऊँ, स्प्लिटिंग दिखाऊँ, तो सबसे नीचे आपका dz² आता है, देन आपका dxy एंड dx²y²। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू आपके जो न्यू रिसर्च पेपर है उसके अकॉर्डिंग ये बना रहा हूँ मैं। फिर आपके dxz एंड dyz। ठीक है, लेकिन जेम्स हुई में क्या दे रखा है, dz² की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा दे रखी है और ये वाली नीचे दे रखी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन नेट ने जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें आंसर उन्होंने dz² ही दे रखा था। ऑल्दो ऑप्शन जो आया था उसमें सिर्फ dz लिखा हुआ था, वो मिस प्रिंट से उन्होंने लिख दिया होगा, क्योंकि dz तो कोई ऑर्बिटल ही नहीं होता ना। तो dz² जो था मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसका इस तरह से। उसके बाद रिंग प्रेजेंट इन विटामिन B12। विटामिन B12 में कौन सी रिंग, जो भी लिगेंड सिस्टम होता है कौन सा होता है, वो आपकी कोरिन रिंग होती है इसमें ना, कोरिन रिंग। पोरफायरिन तो आपकी उसमें होती है ना, हीमोग्लोबिन में, यहाँ पर आपकी कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका Ab2O4 इनवर्स स्पाइनल था। इनवर्स स्पाइनल दिया हुआ था और A और B बताना था आपको, A और B बताना था। ठीक है, तो इनवर्स स्पाइनल है तो आपको पता होना चाहिए, +2 वाला होता है वो ऑक्टाहेड्रल में चला जाता है, मतलब उसकी ऑक्टाहेड्रल में CFSC ज़्यादा होती है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा था, इसमें निकेल 2 दे रखा था और एक में आपको गैलियम 3 दे रखा था। ठीक है, गैलियम 3 जो है आपका मेन ब्लॉक का एलिमेंट है, इसकी CFSC जो आती है वो तो 0 आती है।
तो +3 वाले की तो 0 आ गई। और निकेल 2+ की आपको पता है कुछ ना कुछ CFSE आती है, निकालोगे अगर D8 सिस्टम होता है तो -1.2 डेलो आ जाएगी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो कुछ ना कुछ CFSE है, इसकी ज़्यादा CFSE है +2 वाले की, तो ये ऑक्टाहेड्रल में रहना चाहेगा, तो इन्वर्स स्पाइनल। तो यही वाला एक ऑप्शन था जो आपका मैच कर रहा था, बाकियों में सब में नॉर्मल स्पाइनल आ रहा था, ठीक है। तो ये वाला इन्वर्स बन रहा था, इसलिए ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसका नंबर ऑफ सल्फर सल्फर बॉन्ड इन H2S5O6 में कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड होंगे, तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सल्फर डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, ऑक्सो एसिड है। और यहाँ पर सल्फर 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 एंड सल्फर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ठीक है, बन गया ना H2S5O6। देख लो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर आपके 4 सल्फर सल्फर बॉन्ड जो थे वो प्रेजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या बोला, इनकरेक्ट अबाउट हीमोग्लोबिन। तो एक ही स्टेटमेंट दी हुई थी, 4 स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक ही स्टेटमेंट थी जो इनकरेक्ट थी, जिसमें बोला हुआ था कि डीऑक्सी फॉर्म में जो आयरन आयन होता है वो कोप्लेनर होता है रिंग के, लेकिन कोप्लेनर तो नहीं होता ना, ठीक है। क्या था, Fe कोप्लेनर विद रिंग, ठीक है। जो रिंग होती है, पोरफायरिन रिंग होती है, उसमें कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होता है, और किसमें, डीऑक्सी फॉर्म में, डीऑक्सी। लेकिन डीऑक्सी फॉर्म जो होती है वो आपकी टेंस्ड फॉर्म होती है, उसमें आपका आयरन जो होता है कोप्लेनर नहीं होता, थोड़ा सा उठा हुआ होता है ना। तो यही वाली स्टेटमेंट जो थी आपकी इनकरेक्ट थी, और यही आपका आंसर करेक्ट था। एक में दे रखा था कि डीऑक्सी फॉर्म में Fe2+ होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सी फॉर्म में Fe3+ होता है, वो भी सही बात है। और डीऑक्सी फॉर्म पैरामैग्नेटिक होती है, वो भी सही बात है। यही वाली सिर्फ गलत थी, यही आंसर होगा। नेक्स्ट एक था कि ट्रांस था एक कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था, ठीक है, एक्स दिया हुआ था। एक्स आपका क्या हो सकता है, F- Cl- Br- and I-, और O3 उसमें ऐड किया हुआ था। रेट पूछा था, ठीक है, ऑर्डर पूछा था रेट का। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए, अगर सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर, ठीक है, ट्रांस इफेक्ट देंगे, ट्रांस इफेक्ट देखेंगे तो CO का सब में ट्रांस इफेक्ट लग रहा है, तो हम यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट तो हर सब में सेम है, बस हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, मेटल और लिगेंड जो लिविंग ग्रुप है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ देख सकते हैं। तो आपको पता है जो I- होता है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बड़ा सही होता है, जल्दी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो I- होगा, देन आपका Br- होगा, देन आपका Cl नेगेटिव होगा, और देन आपका F नेगेटिव होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर ये वाला ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नॉट बिलोंग टू एक्टिनाइट। कौन सा एलिमेंट था जो एक्टिनाइट को बिलोंग नहीं कर रहा था, तो वहाँ पर कैलिफोर्नियम दे रखा था, क्यूरियम दे रखा था, और यूरेनियम दे रखा था, और एक सीबोरियम दे रखा था। तो ये वाला जो है आपका एक्टिनाइट में नहीं आता, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 1606 होता है, ठीक है, सिंथेटिक एलिमेंट है एक। और आपको पता जो एक्टिनाइट्स होते हैं वो आपके 89 से लेकर, अगर मैं किसको काउंट कर लूँ, एक्टिनियम को भी काउंट करूँ, 89 से लेकर 103 तक होते हैं, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, एक्टिनाइट्स होते हैं। तो ये तो उसके बाद आ रहा है ना, तो वो आपका क्या था, एक्टिनाइट नहीं होगा, ये आंसर था। उसके बाद बोल रहे केटाइन कुछ दिए हुए थे आपको पेयर में, और पूछा था अगर H2S और इन HCl डालूंगा तो PPT बन रहा है, तो कौन से केटाइन होंगे, तो ये आपके ग्रुप 2 के केटाइन होंगे। और इसमें एक ही आंसर था जिसमें दोनों ग्रुप 2 के केटाइन थे, एक था Bi3 और एक था आपका SN4, ठीक है। यही दोनों थे जिसमें ये ग्रुप 2 में लाई करते हैं, और H2S इन HCl में ये प्रेसिपिटेट दे देते हैं। तो ये आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर थे यहाँ पर। उसके बाद एक क्वेश्चन था यहाँ पर, न्यूक्लियर की बात करूँ तो आइसोटोप एंड आइसोबार्स का क्वेश्चन था। चलो देखते हैं इसको। तो आपको पता है बहुत ईजी है, आइसोटोप बताए हुए भी थे, न्यूक्लियर की जो वीडियो बनाई थी उनमें ये सब चीज़ें वहाँ पर कवर की गई थी, ठीक है। तो ये सब वहीं से, मतलब 4-5 क्वेश्चन तो 6-7 क्वेश्चन वहीं से आए हुए थे आराम से। तो आइसोटोप जिसमें क्या होता है आपका सेम एटॉमिक नंबर है ना, सेम Z होता है, और एक इसमें क्या होता है आपका सेम A होता है, मास नंबर, बस यही पूछ रहा था रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर हो जाएगा, इसमें सेम मास नंबर हो जाएगा। उसके बाद बोला मटेरियल यूज टू एब्जॉर्ब गामा रेडिएशन, या फिर प्रोटेक्ट करता है जो गामा रेडिएशन से। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखा, तो इसमें बोला मतलब सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा होता है, सबसे अच्छा कौन सा होता है। तो लेड जो होता है आपका PB, वो आपका सबसे अच्छा गामा रेडिएशन एब्जॉर्बर होता है। कुछ हद तक हैवी वाटर भी कर लेता है, लेकिन हैवी वाटर ऑप्शन में भी था, लेकिन वो सबसे अच्छा नहीं है। लेड आपका सबसे अच्छा है, ठीक है। PB बिल्कुल करेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था, जिंक 69 अनस्टेबल बिकॉज। तो जिंक 69 अनस्टेबल क्यों था, उसमें बोला था कि इसका जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो है वो अनफेवरेबल है। तो वही बताना था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो पहली बात है क्या, हाई है या लो है, और डीके प्रोडक्ट क्या था। तो इसका आपको पता है जो इसका Z होता है जिंक का वो 30 होता है, ठीक है, 30। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालोगे 39 आएंगे, तो N/P रेशो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, 1 से बहुत ज़्यादा है ना, N/P रेशो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, मतलब कि बीटा माइनस डीके होने लग जाते हैं। तो यही ऑप्शन सही था, एक तो N/P रेशो हाई और बीटा माइनस डीके वाला जो था वही आपका क्या था,
करेक्ट था, बीटा डीके वाला आपका करेक्ट ऑप्शन था। एक थी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, हाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास दिया हुआ था, ठीक है, और पूछी हुई थी क्या करेक्ट स्टेटमेंट, बेसिकली स्टेबिलिटी पूछी हुई थी। ये भी कर बताया था मैंने कि जो न्यूट्रॉन होता है वो स्टेबल नहीं होता, न्यूट्रॉन क्या होता है आपका अनस्टेबल होता है और डिके कर जाता है किसमें, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, साथ में आपका बीटा पार्टिकल निकलता है और यहाँ पर आपके एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं। ये प्रोसेस चलता है ना 932, इसकी हाफ सेकेंड्स हाफ लाइफ होती है। तो न्यूट्रॉन जो होता है अकेले वो स्टेबल नहीं होता, जबकि प्रोटॉन आपका स्टेबल होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही था जिसमें आपका दिया हुआ था कि न्यूट्रॉन जो है वो अनस्टेबल है और डिके कर जाएगा, किसमें, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना था। तो एक क्वेश्चन था ये वाला था, ऐसा क्वेश्चन आपका टेस्ट सीरीज में भी डाला हुआ था, ठीक है। तो इसमें देखो क्या था, अमरीशियम था आपका, ठीक है, अमरीशियम था, और इसमें क्या हुआ आपका, एक तो नेपच्यूनियम बन गया और एक्स निकल गया। तो आप देख सकते हो इसमें आपका 241 से 237 हो गया, मास नंबर में कितने 4 का चेंज आ गया ना, मतलब कि हीलियम पार्टिकल निकला होगा, ठीक है। अगर रिएक्शन देखना चाहूँ तो यहाँ पर 241 अमरीशियम गिव्स 237 क्या हो जाएगा आपका नेपच्यूनियम, और प्लस यहाँ पर 4 हीलियम 2 अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा, और साथ में जब अल्फा पार्टिकल इसमें डालोगे आप और 12C मिल रहा है आपको, तो वाई जो होगा वो आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। वाई जो था आपका न्यूट्रॉन था, तो अल्फा और न्यूट्रॉन इसका करेक्ट आंसर थे। नेक्स्ट देखते हैं क्या, थोरियम 232 दे रखा था, 5 अल्फा पार्टिकल निकले थे और 2 बीटा पार्टिकल वहाँ पर निकले थे, ठीक है। तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो था वो क्या था वो देखते हैं। तो अगर मैं थोरियम 232 की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ना बस ये ध्यान में रखना था, यहाँ पर एटॉमिक नंबर नहीं दिया था, तो इसको थोड़ा आपको एटॉमिक नंबर का आइडिया होना चाहिए। तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 90 होता है। तो जब 5 अल्फा ये डिके कर जाएगा तो क्या होगा, 5 अल्फा डिके किया तो मास नंबर 20 से कम हो गया और एटॉमिक नंबर किससे 10 से कम हो गया, तो लिख दो। तो एक्स जो बनेगा उसका 212 और 90 आएगा, 90 नहीं, 90 तो था 80 आएगा, 10 कम हो गए ना, 80 आएगा, ये एक्स बन गया। अब इसमें से 2 बीटा जैसे निकालोगे आप, 2 बीटा पार्टिकल एमिट करवाओगे तो बीटा पार्टिकल में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है, तो 2 बीटा निकल रहे 2 से इंक्रीज कर जाएगा। तो आपका क्या बनेगा 212 और एक्स वाई मान लो इसको y, और यहाँ पर आपका 82, ठीक है। तो 82 किसका एटॉमिक नंबर होता है, लेड का होता है। तो ऑप्शन में आपको लेड और बिस्मथ के आइसोटोप दिए हुए थे, तो आपका लेड 1212 जो Pb 212 वाला था वो आंसर था यहाँ पर करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, ये वाला आंसर इसका सही था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था कि बोला था नेचुरल यूरेनियम है, उसमें यूरेनियम 238 भी है, 234 भी है, 235 भी है। तो बोल रहा है कि लेड कौन से आइसोटोप ऑफ लेड इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या था, डीके सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाते तो हो जाता। 238 जो होती है वो 4n+2 में आता है, हाँ 4n+2 में आता है, और 234 भी आपका 4n+2 सीरीज में आता है, और जो 235 है ये आपका 4n+3 में आता है, ठीक है। तो बस आपको ऑप्शन में चेक करना थे कौन से लेड आइसोटोप्स हैं जो 4n+2 और 4n+3 सीरीज में आते हैं। तो उसमें आपके 2 ही थे, एक आपका Pb 207 था जो कि आपका 4n+3 में था, और एक आपका था Pb 206 जो कि आपका 4n+2 सीरीज में था, ठीक है। ये दोनों आइसोटोप थे Pb के, तो यही आपका आंसर था, ठीक है। एक 4n+3 था, जब ये डीके करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा आपको आइसोटोप, जब ये वाला डीके करेगा तो आपको ये वाला मिल जाएगा, डीके प्रोडक्ट ही तो होता है लेड, तो वही था ये क्वेश्चन। उसके बाद एक क्या था, सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछी हुई थी इसमें, तो देख लो यहाँ पर जो आपके देखो डेसिमल से पहले अगर 0 है तो वो आपका इनसिग्निफिकेंट होगा, उसके बाद भी 0 आ गया तो भी इनसिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। जब तक नॉन जीरो डिजिट ना आ जाए और उसके बाद वाले जीरोज होते हैं वही सिर्फ सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये 3 और 2 5, यहाँ पर आपकी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट थी, ठीक है। अगर नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद आपका 0 आ रहा है तो वो वहाँ पर क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका क्या पूछा होता, रिलेशन पूछा होता, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं होता, ठीक है। वेरिएंस जो होता है बेसिकली आपका वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही होता है, ठीक है। ये था आंसर इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालते हैं हम वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं, और वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ये वाला आपका क्या था, बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पर अभी मैंने न्यूक्लियर एनालिटिकल और इनऑर्गेनिक के आपके 27 क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे क्वेश्चन जो है आपके फिजिकल के और ऑर्गेनिक के जो सचिन सर और अमित सर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन। देखो सिंपल से क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या पूछा गया था आपको, ऑर्डर ऑफ आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर कार्बोनिल ग्रुप्स इन दिस कंपाउंड। आपको
ऑर्डर लगाना था सही सा। अगर आपने पहले भी एक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, तो सिंपली आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन मार्क कर सकते थे। किस तरह से आएगा इसका ऑर्डर किस तरह से आएगा, इसको ज़्यादा, इसका जो आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा कार्बोनिल ग्रुप का ज़्यादा रहेगा, इसके बाद ये और लास्ट में 6 मेंबर्ड रिंग। अब ये क्यों होता है, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा है क्योंकि यहाँ पे बाहर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है और जैसे जैसे आप इस साइड मूव करते हो ये बाहर का बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। और हम क्या बोलते हैं जनरली ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर के। यहाँ पे क्योंकि बाहर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा था, एस कैरेक्टर इस वाले सी डबल बॉन्ड ओ में ज़्यादा होगा, तो इसकी जो आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा रहेगी और इस तरह से ऑर्डर इसका कम होगा। ये वाला आपका सही आंसर था। अब देखो ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये वाले सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए कॉन्सेप्ट है और सिमिलर से क्वेश्चन हमने जो CSIR नेट के लिए क्रैश कोर्स करवाया है उसमें भी पढ़ा है, तो आप वहाँ पे जाके वो वाले सारे कॉन्सेप्ट देख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये वाला जो है इंडोल का मैनिक रिएक्शन पूछा था, ये वाली चीज़ें भी जैसे अगर क्रैश कोर्स का हेटेरोसाइक्लिक का वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगी, तो वो वाली वीडियोस इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। तो एक क्वेश्चन ये वाला 1 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूंगा तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डाइन्स इन डिलसल्डर रिएक्शन। तो आपको 3 डाइन्स दिए, इनमें इनकी रिएक्टिविटी बतानी है। हमें पता है कि डिलसल्डर रिएक्शन में अगर हम डाइन की बात करेंगे तो डाइन एंड डाइनोफाइल की रिएक्शन करनी होती है, तो डाइन जो हमें सिसॉइड कन्फर्मेशन में चाहिए। क्यों? बिकॉज उसको हमें डाइनोफाइल के लूमो के साथ सही से इंटरेक्ट करवाना होता है। तो जो भी डाइन ट्रांसॉइड है वो रिएक्शन के अंडर को नहीं कर पाएगा। ये क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर था और यहाँ पे ट्रांसॉइड दिया है तो ये ट्रांस ही रहेगा, रिएक्शन नहीं दिखाएगा, इसका रेट जो है सबसे कम आएगा। इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो जो 2 है इसमें क्या है, ये दोनों मिथिल ग्रुप्स इस तरह से अंदर की तरफ है, तो इनमें क्या हो जाएगी, स्टीरिक रिपल्शन हो जाएगी। स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट हो सकते हैं, तो ट्रांसॉइड कन्फर्मेशन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये भी सिसॉइड कन्फर्मेशन में इतना ज़्यादा नहीं रह पाएगा, तो ये है जो यहाँ पे इसका रेट जो है वो सबसे ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से आपकी ऑर्डर थी इनकी रिएक्टिविटी की। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो सिंपली आपको इंडोल दिया हुआ था और इंडोल में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बतानी थी कि किस पोजीशन पे हो रही है। रिएक्शन आपको रिएजेंट देख के सिंपल सी समझनी थी कौन सी रिएक्शन है, मैनिक रिएक्शन। इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो हमें पता है, CH2 NMe2 जनरेट होता है। बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंडोल में 3 पोजीशन पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्माल्डिहाइड दिया है, मैनिक रिएक्शन किस तरह से होती है, फॉर्माल्डिहाइड दिया है, एसिड दिया था तो ये इसका करेगा क्या, प्रोटोनेशन, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देगा। बाद में इस वाले NHMe2 के साथ रिएक्शन होके इस वाले फॉर्माल्डिहाइड की हमारे पास कौन सा साल्ट बनेगा, ये वाला डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर 2 मिथिल ग्रुप और ये वाला प्लस चार्ज। तो ये वाला अपना इलेक्ट्रोफाइल रहता है और 3 पोजीशन पे इसकी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ये वाला हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आने वाला था। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करेंगे, देखो सिंपल पिनाइकोलोन रीअरेंजमेंट थी। बस आपको ये समझना था कि ये जो प्रोटोन एसिड दिया है तो पहले प्रोटोनेशन किसका करेंगे। पॉसिबिलिटी दोनों OH की है, बट जहाँ पे भी पहले स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है ना उसका हम प्रोटोनेशन करवाएंगे और फिर ये अरेंजमेंट करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन होके इसको लिविंग ग्रुप बनाना था। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे लिविंग ग्रुप बन के चला जाएगा ना तो जो कार्बोकैटायन जनरेट होगा वो 6 मेंबर्ड रिंग वाले कार्बन पे होगा और 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो कंपेरेटिवली फ्लेक्सिबल है देन 5 मेंबर्ड रिंग। हमें पता है कार्बोकैटायन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसको प्लेनैरिटी चाहिए जो कि यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग में इतने आसानी से उसको मिल नहीं पाएगी। तो स्टेबल कार्बोकैटायन हमने इधर जनरेट किया, फिर ये इधर माइग्रेट करेगा और ये अपना इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ से आपका बनेगा ये वाला प्रोडक्ट। तो ये वाला आपका इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ, सिंपल आपको क्विनोलिन का एक सिंथेसिस दिया हुआ था, ये वाला आपके ऑप्शन में था और ये इसका क्या है, सही आंसर है। एसिडिक कंडीशन दी है, हमें पता है जब भी अमाइन एंड कोई कार्बोनिल रिएक्ट करता है यहाँ से H2N यहाँ से वो निकल के जाने वाला था, राइट। बट पहले क्या होगा कि एसिडिक कंडीशन में यहाँ पे है तो यहाँ पे पहले इनॉल के साथ रिएक्शन होके क्या बनेगी, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन में होता है उस तरह से यहाँ पे इनॉल बनेगा, ये अटैक करेगा इधर, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड आएगा और इस तरह से ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनने वाला था, राइट। एक क्वेश्चन था E2 इलिमिनेशन के ऊपर, 2 डिफरेंट बेसेस दिए हुए थे, सबसेट कुछ इस टाइप का था और आपको ढूंढना था कि कौन से केस में कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है। देखो सिंपल सा नॉन बल्की बेस है, ये इतना ज़्यादा बल्की नहीं है और हमें पता है अगर हम अल्कीन बनाएंगे ना E2 इलिमिनेशन में तो हम मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाते, राइट। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी वो हम इस केस में बनाएंगे। तो यहाँ से H ये OET जो है निकालेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा और Br को बाहर निकाल लेगा।
यहाँ से हमारे बनेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। बट अगर इस बेस की बात करेंगे तो ये टर्शियरी ब्यूटिल पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है ना, तो ये बल्कि बेस है, तो बल्कि बेस स्टीरिक हिंड्रेंस भी देखेगा, तो वो जो H को निकालेगा वो इस वाले लेस हिंडर्ड साइड से निकालेगा और इसके कारण ये इधर शिफ्ट करेगा और ये बाहर, तो जो डबल बॉन्ड है इस वाले साइड में आएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनने वाले थे इसमें। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद देखो ये जो है क्यूमिन की सिंथेसिस है, बट जनरली क्या है ये हमारे लिए फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। एसिडिक कंडीशन दी थी, जैसे ही H+ यहाँ पे आएगा अल्कीन का पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा, हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला कार्बोकैटायन, राइट। और ये वाला कार्बोकैटायन के साथ ये वाली जो बेंजीन है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगी, फाइनल जाके हमें ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि विच इज अ जेड अल्कीन, राइट। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या था, ये वाला H जो है, ये वाला H यहाँ पे था, यहाँ पे अपना क्या था CH3 था। अगर हम प्रायोरिटी की बात करेंगे तो इधर इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी। इन दोनों में अगर देखेंगे तो इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी। जेड अल्किन पूछा था, सिंपल सा एग्जांपल था ये भी। यहाँ पे क्या आएगा जेड अल्किन, बिकॉज सेम प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, राइट। ठीक है, तो ये वाला एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखो, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपको सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर में सिर्फ आपको RS नॉमेनक्लेचर जो है वो निकालना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जो ऑप्शंस दिए थे ना उसमें नाम तो इन्होंने सबका सेम ही दे के रखा था, सिर्फ ये जो सेंटर्स है और किस साइड से नंबरिंग करनी है ये आपको देखना था। तो हमें पता है जिस भी साइड से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पास में, उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे, राइट। बिकॉज आप देख सकते हो अगर इधर से भी जाओगे इधर से भी जाओगे, ये जो बड़ा वाला ग्रुप है वो तो मिडल में ही है, तो जिस भी साइड से नंबरिंग पास में होगी, सब्स्टिट्यूएंट पास में होगा, वहां से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे क्या आने वाला है देखो, क्योंकि यहाँ पे आइसोब्यूटिल ग्रुप जो है वो 5 पोजीशन पे लगा है, तो नाम क्या आएगा 5 आइसोब्यूटिल 3,6 डाइमिथिल, जस्ट मिनट 3,6 डाइमिथिल, और क्योंकि 9 कार्बन्स है तो क्या आएगा नोनेन, ये इसका नाम होने वाला था। और ये सारे ऑप्शंस में दिया होता, सिर्फ आपको यहाँ पे 3 5 एंड जो 6 सेंटर है, स्टीरियो सेंटर जो है असिमेट्रिक सेंटर, उसका RS नॉमेनक्लेचर निकालना था। किस तरह से निकालेंगे देखो, यहाँ पे अगर मैं 3 सेंटर की बात करूँ, सेंटर 3 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर सेंटर 3 की मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को तो 4th प्रायोरिटी मिलनी है, राइट। इस वाले मिथिल को 3rd प्रायोरिटी मिलनी है। इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो इस साइड कार्बन के साथ ज़्यादा कार्बन लगे तो इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी और इसको मिलेगी सेकंड। तो ये जो 1 2 3 वाला रोटेशन है किस तरह से है, ये क्लॉकवाइज है, बट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्योंकि वेज पे था तो 3 जो है सेंटर हमारा उसका क्या आएगा S आएगा, 3 का S, राइट। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे आप देख सकते हो डैश पे H है जिसको 4th प्रायोरिटी मिलनी है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला भी कार्बन है, बट यहाँ पे कार्बन के साथ 1 एंड 2 कार्बन लगे, इस वाले कार्बन के साथ आगे 1 ही कार्बन है, इस वाले कार्बन के साथ भी आगे 1 ही कार्बन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको आ गई। सेकंड प्रायोरिटी अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन, बट इस कार्बन पे 1 2 कार्बन लगे हुए हैं, इस कार्बन पे भी 2 लगे हुए हैं, बट इसमें चेन ज़्यादा लॉन्ग है, आगे जाके भी कार्बन है, तो सेकंड प्रायोरिटी किधर आएगी, इधर आएगी, 3rd प्रायोरिटी आएगी इधर। तो ये वाला 1 2 3 वाला रोटेशन जो है क्या है क्लॉकवाइज है, ये आ गया अपना R, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 6 की बात करेंगे, हाइड्रोजन को 4th प्रायोरिटी मिलनी है, मिथिल को 3rd प्रायोरिटी मिलनी है। देखना कि इन दोनों में क्योंकि इस वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन लगे, एक ये वाला एक ये वाला, बट इसके साथ सिर्फ 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन लगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है इधर आ गई, सेकंड प्रायोरिटी आएगी इधर। तो ये जो हमारा रोटेशन है 1 2 3 वाला, ये क्या है क्लॉकवाइज ही है, बट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्योंकि वेज पे है तो यहाँ पे एक आएगा अपना S आएगा, राइट। जो रोटेशन है वो तो यहाँ पे क्या है क्लॉकवाइज है, R होना चाहिए था, बट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्योंकि वेज पे है तो इसको हम S चेंज करेंगे। तो ये क्या आएगा, इसका नाम हमारा 3S 5R, राइट, 6S, और बाद में अपना 5 आइसोब्यूटिल 3,6 डाइमिथिल नोनेन, ये आएगा यहाँ पे, राइट।
क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इनॉल पूछा गया था। यानी कि हमें पता है इनॉल अगर बनाना है, यहाँ से जो H है इसको इधर शिफ्ट करके यहाँ पे OH बनाना है। बट आप देख सकते हो ये वाले दोनों किस तरह से सिस्टम है, ब्रिज्ड सिस्टम है। और ब्रिज्ड सिस्टम में हम यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड नहीं ला सकते। इसके कारण इन दोनों में तो जो इनॉल कंटेंट है इसके बनने की प्रोबेबिलिटी कम थी। यहाँ पे इन दोनों में बन सकता है, बट इसमें सिर्फ चेंज क्या था, देखो जब जैसे ही यहाँ से ये वाला H जो है इधर शिफ्ट होगा तो जो अल्कीन बनेगी ना, यहाँ पे जो अल्कीन बनेगी वो क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन रही थी, राइट। यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन रही थी, ये इस तरह से, यहाँ पे OH और ये इस तरह से, और यहाँ पे ये बन गया इस तरह से। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसमें इनॉल कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा प्रेजेंट होगा। ये आपका यहाँ पे इसका सही आंसर था। यहाँ पे हम इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा दिया था और उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन दिए थे, स्ट्रक्चर सही से ढूंढना था। बट ये वाला ना सिंपल सा क्वेश्चन था, बिकॉज इसमें आप देख सकते हो 1H के 3 सिग्नल दिए हुए थे और 2H के 2 सिग्नल दिए हुए थे। बट ये जो 2H के 2 सिग्नल्स थे ना, वही यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक रीजन में दिखा रहे हैं। बट एरोमेटिक रीजन वाले दूसरे ऑप्शन यहाँ पे इसमें नहीं थे। ये वाला जो है हमारे यहाँ पे पिरीडिन का डेरिवेटिव, जिसमें ये वाला H, ये दोनों H's सेम है, सॉरी ये दोनों H's जो है वो सेम है, एंड ये वाले दोनों H's जो है वो सेम है। तो इन दोनों का 2H एक सिग्नल मिलेगा एरोमेटिक रीजन में, जो कि 7.8 ppm तक दिखा रहा था। इन दोनों H's का एरोमेटिक रीजन में दूसरा 2H का सिग्नल मिलेगा। और ये जो 1H 3 सिग्नल्स है, एक यहाँ का प्रोटॉन अल्कीन रीजन में, एक यहाँ का प्रोटॉन और एक यहाँ का प्रोटॉन। ये दोनों प्रोटॉन्स क्योंकि डायस्टेरियोटॉपिक है तो अलग अलग सिग्नल देंगे, जो कि अल्कीन के प्रोटॉन्स है, तो इसके कारण ये 5.6 ppm के रेंज में ये दिखा रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इसका सही आंसर जो है ये वाला बनेगा, राइट। और यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया था आपको, इनैंसोमरिक एक्सेस के ऊपर सिंपल क्वेश्चन दिया गया था। जो S आइसोमर है ना, इसकी परसेंटेज आपको दी थी 70, राइट। और आपको उसका ऑप्टिकल रोटेशन भी दिया हुआ था +12 डिग्री। आपको मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन ढूंढना था। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, इनैंसोमरिक एक्सेस इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, जो भी आपकी यहाँ पे आपकी जो भी ऑप्टिकल रोटेशन है किसकी, मिक्सचर की, डिवाइडेड बाय में जो भी आपका कोई प्योर इनैंसोमर है इंटू 100, इस तरह से करते हैं ना। मैं सिंपल वे में लिख रहा हूँ, इस तरह से करते हैं हम। तो आप देख सकते हो अगर यहाँ पे प्योर इनैंसोमर दिखा है, राइट, प्योर यहाँ पे कौन सा है, मतलब हमें एक ऑप्टिकल रोटेशन किसकी दी है, S की दी है +12। अगर हम यहाँ पे +12 रखते हैं यहाँ पे, और मिक्सचर की हमें निकालनी है, तो यहाँ पे इनैंसोमरिक एक्सेस पहले निकालनी पड़ेगी। किस तरह से निकालेंगे, देखो 70% यहाँ पे क्या है, S इनैंसोमर है, तो R कितना होगा, बचा हुआ 30%, तो R इज इक्वल टू 30% आएगा। इनैंसोमरिक एक्सेस हम किस तरह से निकालते हैं, मेजर माइनस माइनर, राइट, मेजर माइनस माइनर, जो भी हमारा मेजर है उसमें से माइनर को माइनस कर देंगे, तो 70 माइनस 30 ये आ गया 40। तो 40% हमारी क्या आ गई, इनैंसोमरिक एक्सेस। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और देखेंगे कि ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ मिक्सचर क्या है। तो कितना आ गया, देखो 40 इज इक्वल टू, यहाँ पे मिक्सचर की निकालनी है, डिवाइडेड बाय प्योर के कितना है हमारा ऑप्टिकल रोटेशन, +12 डिग्री इंटू 100। और अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा +4.8 डिग्री। तो ये रहेगी हमारे मिक्सचर की ऑप्टिकल रोटेशन। ये वाला आपका सही आंसर था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल थे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए अभी हम फिजिकल का स्टार्ट करते हैं, ठीक है, BARC का। तो इसमें टोटल आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, फिजिकल के। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखो आपको था द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टू हैव द सेम आयनिक स्ट्रेंथ एज 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट। तो इसमें क्वाइट सिंपल आपको फॉर्मूला बेस था, ठीक है। तो आयनिक स्ट्रेंथ आपका बेसिकली क्या होता है, आयनिक स्ट्रेंथ होता है आपका हाफ ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मतलब जो आपका आयनिक स्ट्रेंथ है दैट इज़ बेसिकली जो भी आपकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जो आपका कोफिशिएंट आया है फॉर द केटाइन उसके चार्ज का स्क्वायर प्लस जो आपका कोफिशिएंट आया है फॉर द एनाइन उसके चार्ज का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस तरह आयनिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट की जो आयनिक स्ट्रेंथ आएगी वो कंसंट्रेशन के 4 गुना आएगी। सिमिलरली सोडियम सल्फेट की 3 गुना आएगी, ठीक है। ये सिंपल है। तो सोडियम सल्फेट की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, तो आयनिक स्ट्रेंथ उसकी कितनी आ गई, 0.3। अब इस 0.3 को इससे इक्वेट कर दोगे बिकॉज यू वांट टू हैव सेम आयनिक स्ट्रेंथ, मीन्स कि 4C आपका कितना है 0.3, तो उससे आपकी जो कंसंट्रेशन आएगी दैट विल बी 0.075 मोलर,
ठीक है, फॉर द मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड चलते हैं। लोएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पूछा था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। न्यू आपको पता है इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ के बाय म्यू। तो जिसका रिड्यूस मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे कम होगी। तो यहाँ पे आपको म्यू देखना था, तो म्यू आपका आप कैलकुलेट कर लोगे, इट विल बी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 70 अपॉन 37, और सबसे ज़्यादा म्यू इसी का आएगा, आप देख ही सकते हो, ठीक है। ये जो दो है ना इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन इससे हो जाता है, आपका आंसर आपका ये बनता है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था अपना, लाइक दिस कि 0.7 एम्पियर्स ऑफ करंट वाज पास फॉर 10 मिनट्स थ्रू कॉपर एंड सिल्वर। बेसिकली कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन था। आपने 0.7 एम्पियर्स करंट पास किया फॉर 10 मिनट्स। तो आपको वेट, आपने सिंपल फैराडेज लॉ यूज़ करना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे कितना वेट डिपॉजिटेड आएगा फॉर सिल्वर, इट वॉज 0.469 ग्राम, ठीक है, जो आप कैलकुलेट करो। वो कैसे आएगा, जो उसका वेट है डिवाइडेड बाय 1 फैरेड आप करंट पास करोगे, ठीक है, सिल्वर के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, सिल्वर प्लस को सिल्वर में। और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी है 0.760 से मल्टीप्लाई करना था उस हिसाब से, ठीक है। तो आपके पास सिल्वर का वेट ये आ गया। कॉपर में फ़र्क क्या होगा, जो कॉपर का मतलब एटॉमिक वेट है वो ऊपर आएगा, और यहाँ पे आपके पास कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ पे आप 2 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपका कॉपर के लिए ये हो गया। वैसे ये गेट का प्रीवियस ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अनदर फैराडेज लॉ से क्वेश्चन था 0.5 एम्पियर्स करंट वाज पास फॉर 40 मिनट्स टू एल्यूमिनियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो सेम अब यहाँ पे एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट आएगा। एल्यूमिनियम को आप डिपॉजिट कर रहे हो ना, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट आ गया, 3 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, और 0.5 इंटू 40 इंटू 60 कूलम में कितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो आपका इस केस में जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.112 ग्राम फॉर एल्यूमिनियम। उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था, फिफ्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या था कि केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल और टेम्परेचर का कर्व है, और बताया हुआ है आपको ये नेगेटिव ऑफ एंट्रोपी के बराबर है। सो बेसिकली ये स्लोप ही है ना, कितना स्टीप होगा कर्व। तो जिसकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी उसका कर्व उतना स्टीप आएगा, मीन्स कि उसकी स्लोप उतनी नेगेटिव आएगी, राइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये लिक्विड का है तो वेपर का मच स्टीपर आएगा, बिकॉज एंट्रोपी वेपर्स की ज़्यादा होती है ना, गैस की ज़्यादा होती है लिक्विड से। तो सिंपल इसका आंसर था द स्टीपनेस ऑफ कर्व ग्रेटर फॉर द वाटर वेपर, राइट। उसके बाद हम 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। डेंसिटी पूछी थी यार 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो आपको डेंसिटी निकालनी है। सो डेंसिटी आपको प्रेशर दिया हुआ था 1 एटमॉस्फेयर, आपको टेम्परेचर दिया था 300 केल्विन, आर की वैल्यू आप ये पुट करोगे, राइट। और जो मॉलिकुलर मास है वो उसका कितना है 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो जो आपकी डेंसिटी आएगी दैट विल बी इन ग्राम पर लीटर 1.3। उसके बाद आयनिक स्ट्रेंथ से एक और क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें पूछा था उन्होंने कि लोएस्ट आयनिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, लोएस्ट आयनिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। तो अब इनमें से लोएस्ट आयनिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, देखो मैंने लिखा ही हुआ है, आप निकाला भी होगा आपने कि फेरिक क्लोराइड की जो आयनिक स्ट्रेंथ आएगी वो 6 टाइम्स आएगी उसकी कंसंट्रेशन के, फेरस सल्फेट की 4 टाइम्स और फेरस क्लोराइड की 3 टाइम्स। तो जब आप इसमें कैलकुलेट करोगे आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.2 मोलर ऑफ फेरस सल्फेट, जिसकी आयनिक स्ट्रेंथ कितनी आएगी 4 टाइम्स, मीन्स कि 0.4। इसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ आएगी दैट विल बी 0.4। बाकियों में देखो कॉम्बिनेशन दिए हुए थे, जैसे फेरस क्लोराइड में आपके पास यहाँ पे 0.6 आ गई और यहाँ पे भी 6 टाइम्स करोगे तो 1.2 आ गई, तो बहुत ज़्यादा है इसमें। तो उस हिसाब से आपका जो आंसर था दैट वॉज 0.2 मोलर ऑफ फेरस सल्फेट। उसके बाद हम 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन डिजॉल्व्ड इन 92 ग्राम्स ऑफ टॉल्यूइन, ठीक है। ड्रॉप द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम 1.13 एटमॉस्फेयर टू 0.12 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो आपको मॉलिकुलर वेट निकालना था हाइड्रोकार्बन का। आई थिंक ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। आपको मॉलिकुलर वेट निकालना था, आपको रेंज दी है। आपका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो कैसे आएगा, देखो आपको पता है दिस विल बी द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो क्या आएगी, जो आपका P0 है, ठीक है, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे P को डिवाइडेड बाय P0 एंड दिस विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। तो वही किया, तो आपके पास जो मोल फ्रैक्शन आई सल्यूट की, ठीक है, वो आपकी किसके इक्वल आई, इसके इक्वल 0.0769। फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल है, मोल्स अपॉन टोटल मोल, ठीक है, सल्यूट के मोल्स। तो यहाँ से हमने सल्यूट के मोल्स निकाल लिए, बेसिकली हाइड्रोकार्बन के मोल्स निकाल लिए इतने, उससे हमने उसका मॉलिकुलर वेट निकाल लिया, ठीक है। तो मॉलिकुलर वेट क्या आएगा, जो उसका मास है, जो मैं 6 ग्राम्स दिया हुआ था डिवाइडेड बाय
जो उसके मोल्स हैं। तो इतना ग्राम पर मोल उसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। तो आपका जो आंसर था दैट वाज दिस। अब इसमें आपको टॉल्यूइन दिया हुआ था ना, तो आपके जो Na है, Na बेसिकली 1 ही है, बिकॉज टॉल्यूइन का मॉलिक्यूलर वेट 92 था, तो उसके मोल्स आपके 1 आए थे। उससे आपने एट द एंड मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया बेसिकली सोल्यूट का, तो वो आएगा आपका 72 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यही था। चलो उसके बाद आपके पास था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपल था। ठीक है, इसमें आपको देखो इस बार सोल्यूशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। अब यहाँ पे देखो आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है -0.186 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या आएगा, आपका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो क्या होगा, जो आपका बेसिकली प्योर सॉल्वेंट का है माइनस जो आपका सोल्यूशन का है, तो आपके पास आएगा 0.186 डिग्री सेल्सियस, राइट। या इसको आप केल्विन भी बोल सकते हो, बिकॉज ये आपका डिफरेंस है, डिफरेंस आपका सेम ही होता है। अब आपने बेसिकली डेल्टा टी भी निकालना था, तो कुछ नहीं करना था, इसमें सिंपल ही था। क्या था आपके पास, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको डेल्टा टी बी निकालना था ना। सो डेल्टा टी बी वॉज के बी इंटू एम, और डेल्टा टी एफ क्या है, इट इज़ के एफ इंटू एम, राइट। तो आप दोनों को डिवाइड कर दो, आपको डेल्टा टी बी मिल जाएगा। सो डेल्टा टी बी आपके पास क्या बनेगा, डेल्टा टी बी आपके पास बनेगा के बी अपॉन के एफ इंटू डेल्टा टी एफ। तो उससे आपने डेल्टा टी बी निकाल लिया कितना, 0.0512 केल्विन या डिग्री सेल्सियस। आपको वैल्यूज़ दी हुई थी के बी और के एफ की। चलो उसके बाद आपका है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बहुत सिंपल था। सिंपल क्वेश्चंस पे आपके आते ही हैं कि एक आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन है वो कौन सा लॉ फॉलो करता है। आपके पास हेनरीज लॉ था, मॉडिफाइड रॉल्स लॉ था, मॉडिफाइड हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ। तो आपका आंसर बनेगा रॉल्स लॉ, राइट। जिसमें रॉल्स लॉ क्या है, बेसिकली यही तो होता है ना मेन, कि जो भी सोल्यूशन आइडियल है, आइडियल उसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो रॉल्स लॉ फॉलो करता है ना। जो आपके पास जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल आता है, जो मोल फ्रैक्शन टाइम्स वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट। उसके बाद देखो आइडियल लिक्विड के केस में, उसके बाद आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या पूछा था, एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर पार्टिकल इन अ स्टेशनरी बॉक्स ऑफ लेंथ ए फॉर ग्राउंड स्टेट, राइट। तो ग्राउंड स्टेट मीन्स कि आपके पास n कितना है, 1। अब जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं याद था, ठीक है, अगर वो कैलकुलेट करने बैठेंगे उनको टाइम लगेगा। कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हो, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंटीग्रल सॉल्व करना था, इंटीग्रल सॉल्व करना था। अगर जिन स्टूडेंट्स को याद है, याद क्या है कि जो पार्टिकल इन अ बॉक्स है, एवरेज ऑफ एक्स के किसके इक्वल आता है, जो लेंथ ऑफ द बॉक्स है डिवाइडेड बाई 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये आपके पास स्टूडेंट्स फार्मूला होता है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को ये फार्मूला याद था उन्होंने तो ये क्वेश्चन कर लिया होगा, जिनको नहीं याद था अगर वो निकालने बैठे देन ये टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन था, राइट। तो यहाँ पे आपका n किसके इक्वल है, 1 के, तो n आपका 1 है, n आपने पुट कर दिए, लेंथ बेसिकली a से डिनोट की हुई है, तो आपके पास जो एवरेज आएगा, एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर, वो आपके पास ये आएगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो नेट का क्वेश्चन है, राइट, और ये बहुत ही सिंपल था। आपके पास क्या है, फेरस टू आयरन का दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, फेरिक टू आयरन का दिया हुआ है, आपने फेरिक टू फेरस का निकालना था। तो आपको सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना था, N2E2 माइनस N1E1 अपॉन N3। मतलब बेसिकली आपने E1 को सब्ट्रैक्ट करना था फ्रॉम E2, ठीक है ना, आप डेल्टा जी से करते हो। सो अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास फॉर्मूला ये बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास N3 आपके पास 1 है, N2 आपके पास कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और यहाँ पे आपके पास N1 कितना है, 2। तो उन वैल्यूज़ को आप पुट कर दोगे यहाँ पे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.76। चलो उसके बाद हम 13th क्वेश्चन पे चलते हैं, द स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स। अब ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चन था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहाँ से आपकी जो स्लोप आती है ना, स्लोप किसके इक्वल आती है, बेसिकली एच के, मतलब ये वाला एच, स्लोप आपकी एच आती है ना। तो मतलब स्लोप आपकी सेम ही रहती है फॉर ऑल मेटल, और जो आपका इंटरसेप्ट होता है, एक्स इंटरसेप्ट, वो वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये 3 मेटल्स हैं तो तीनों की स्लोप किसके इक्वल आएगी, एच के, फ्रॉम द इक्वेशन, और उनके वर्क फंक्शंस डिफरेंट आएंगे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से निकलेंगे। तो इसका आंसर था बेसिकली कि स्लोप सेम है। उसके बाद 14th क्वेश्चन देखो, रिवर्सिबल कंडीशन की नेसेसिटी क्या है। तो
क्लॉशियस इनइक्वालिटी से क्वेश्चन था, हम डेल्टा एस यूनिवर्स की बात करते हैं कि वो जीरो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और वो ग्रेटर देन जीरो होता है, मीन्स के पॉजिटिव होता है फॉर अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसके कारण वो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बनते हैं। जिसका जो आंसर आएगा दैट विल बी दिस। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी थे बट आपको ये क्लॉशियस इनइक्वालिटी के बेसिस पे करना था। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आगे 15th क्वेश्चन था, क्वाइट सिंपल था, मतलब टेस्ट में तो स्टार्टिंग में था क्वेश्चन कि आपका जो ईजियर टू कॉम्प्रेस कौन सी गैस है, तो इसमें आपको Z देखना था ना, जिन गैसेस का Z लेस देन 1 है दोज गैसेस आर ईजियर टू कॉम्प्रेस। और अगर हम इनमें कर्व की भी बात करते हैं, इनमें कर्व भी किस तरह का आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कर्व सबसे नीचे को था, है ना, तो इसका मतलब है एट इंटरमीडिएट प्रेशर्स उसकी जो Z की वैल्यू है दैट इज़ मच लेस इन कंपैरिजन टू 1, जिसके कारण इट इज़ मच ईजियर टू कॉम्प्रेस। और जो गैसेस जिनका बेसिकली एट ऑल प्रेशर Z ग्रेटर देन 1 है तो दे एट ऑल प्रेशर्स आर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एट लो प्रेशर्स, ठीक है, बेसिकली एक रेंज होती है इंटरमीडिएट प्रेशर्स की, वहाँ पे इट इज़ ईजियर टू कॉम्प्रेस, तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड था। उसके बाद देखो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन की बात है। फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में आपको पता है जो वॉल्यूम चेंज आता है दैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम इसमें ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप वॉल्यूम का अगेंस्ट टेम्परेचर बात करते हो तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी टूटती है कर्व की, दैट इज़ बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, वेपराइजेशन टेम्परेचर, जहाँ पे आपका वॉल्यूम चेंज आएगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज आएगा, वेपर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है ना किससे, लिक्विड से, तो ये फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन होती है, तो लिक्विड टू वेपर ट्रांजिशन था इसका। उसके बाद देखो आपका 17 था आइसोथर्मल कूलिंग। ठीक है, अब आइसोथर्मल कूलिंग करिए आपने, बेसिकली आपने गैस को कॉम्प्रेस किया है, ओके, आइसोथर्मल कूलिंग नहीं, आइसोथर्मल कंप्रेशन था, ठीक है ना, कूलिंग नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर तो आपका सेम ही है। तो आइसोथर्मल आपने कॉम्प्रेस किया अगेंस्ट पी एक्सटर्नल, तो वहाँ से आप क्या निकालोगे, कितनी हीट रिजेक्ट करी सिस्टम ने, तो वो किसके इक्वल आएगा, पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो कितनी हीट रिजेक्ट करी, नेगेटिव मीन्स की रिजेक्ट करी 16 जूल। ठीक है, उसको आप इक्वेट कर दोगे इससे NCP इंटू डेल्टा टी, बिकॉज उसी हीट को यूज़ किया गया है आई थिंक एल्यूमिनियम मेटल का टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो कितना टेम्परेचर राइज होगा, 2/3 ऑफ अ केल्विन। उसके बाद 18th क्वेश्चन देखो, क्वाइट सिंपल, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स से था, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, रेट इक्वेशन, उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये तो सबको पता है इंटीग्रेशन से ये आएगा, उसे आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका ग्राफ इस तरह आता है, मीन्स के 1/a का वर्सेस टाइम t आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आपके पास क्या था, द नंबर ऑफ एटम्स दैट वर लेफ्ट आफ्टर t माइनस 25 मिनट्स। ठीक है, आपको हाफ लाइफ दी हुई थी 50 मिनट्स। अब ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, अब इसमें आप इक्वेशन क्या यूज़ करोगे, n आपका बेसिकली क्या होता है, n नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी। ठीक है, लैम्डा आपका डीके कांस्टेंट है, तो आप n2/n1 करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा t2 माइनस t1। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर दो, t2 पुट कर दो एज t माइनस 25। ठीक है, t1 था t, डिफरेंस करोगे इट विल बी माइनस ऑफ 25। तो आपके पास लैम्डा कहाँ से आएगा, फ्रॉम द हाफ लाइफ, तो यहाँ से आप n2/n1 रेशो निकाल लोगे, फिर n1 आपको दिया हुआ था, मुझे याद नहीं है, वहाँ से आप n2 निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, आपको डेल्टा जी दी हुई है, डेल्टा जी इस रिएक्शन की दी हुई थी हेबर्स प्रोसेस की, तो वहाँ से आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था, तो सिंपली क्या करोगे, जो आपकी डेल्टा जी है डिवाइडेड बाय RT, सो इट विल कम आउट टू बी, आपके पास जो आंसर आएगा इट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा जी बाय RT, राइट, कि k आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा जी डिवाइडेड बाय RT, तो उसी को आप यूज़ करना था। बस इसमें ध्यान रखना था किलो जूल में जूल में कन्वर्ट करना और R की जो वैल्यू पुट करनी है, तो आपका k की वैल्यू आई थी ये। चलो उसके बाद आगे चलते हैं, आगे अभी ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, इसमें टाइम भी स्पेंड हुआ होगा अगर आपने अटैम्प्ट किया है, तो KP आपको दिया हुआ था, KP से क्या, आपको इस रिएक्शन का KP दिया हुआ है, ठीक है, उससे आपने उस रिएक्शन की डेल्टा जी निकाल ली, कैसे, माइनस RT ln KP करके, तो आपको सिंपली KP की वैल्यू पुट करनी है। आपको आई थिंक टेम्परेचर 298 केल्विन दिया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ से आपने डेल्टा जी निकाल ली रिएक्शन की। अब स्टूडेंट्स वो डेल्टा जी रिएक्शन की क्या होगी, स्टैंडर्ड की, वो किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की। आपको रिएक्टेंट की डेल्टा जी दी हुई है, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट की आपको सिंपली निकालनी थी, आपको कोफिशिएंट्स का ध्यान रखना था, तो उससे आपका जो NO2 का डेल्टा जी फॉर्मेशन की आएगी वो किसकी इक्वल आएगी, लाइक दिस, बेसिकली जो रिएक्शन की है, ठीक है, रिएक्शन में आप ऐड करोगे 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ NO डिवाइडेड बाय 2 करोगे, जब आप कोफिशिएंट्स के साथ करोगे तो आपका आंसर आएगा लाइक दिस।
उसके बाद 22, अब ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल था, ठीक है। अब इसमें वांट ऑफ इक्वेशन यूज़ करनी थी, आपको 298 केल्विन दिया है और यहाँ पे आपको आई थिंक 700 केल्विन पे पूछा था, राइट। डेल्टा एच आपको दी हुई है 131 किलो जूल पर मोल, तो आपको सिंपल वांट ऑफ इक्वेशन यूज़ करके आपको डेल्टा एच दी हुई है किलो जूल में, आपने जूल में कर दिया डिवाइडेड बाय आर और लाइक दिस। बट आंसर इसका ऑप्शन में नहीं था, इसका आंसर था 1.4 इंटू 10⁻³ kp2, ठीक है, बट वो ऑप्शन में नहीं था, तो ये वाला थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था। उसके बाद हम चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन है फ्रॉम द कंसेक्यूटिव रिएक्शन। अब P टू Q टू R, अब आपको क्या दी हुई थी, हाफ लाइफ दी हुई थी। आपको पता है जो आपका K है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ, है ना, 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे बेसिकली K2 ग्रेटर देन K1 है बिकॉज इसकी हाफ लाइफ कम है। अगर आप निकालोगे तो K2 4 टाइम्स ऑफ K1 है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिके है इट इज़ मच फास्ट है, जिसके कारण जो Q है, Q की जो कंसनट्रेशन होगी ना दैट विल बी वेरी लेस, और P का जो डिके रेट होगा वो भी कम होगा बिकॉज उसका रेट कांस्टेंट कम है। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनता था दैट वाज थर्ड ग्राफ, ठीक है, ऑप्शंस में। उसके बाद देखो 24th क्वेश्चन, एक्टिविटी ऑफ वाटर और एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ वाटर निकालना था। सिंपल था, ठीक है। अब आपको सिंपली पता होना चाहिए कि P इट इज़ इक्वल टू A जो आपकी एक्टिविटी है टाइम्स P0 प्योर में। तो प्योर का आपका ये था वाटर के केस में जो वेपर प्रेशर है, और सोल्यूशन में उसका ये था, उससे आपने एक्टिविटी निकाल ली, ठीक है। अब आप मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते थे, आपको अमाउंट्स दी हुई थी। आपका 930 ग्राम्स ऑफ वाटर था 0.93 किलोग्राम्स करके, वहाँ से आपने मोल फ्रैक्शन निकाल ली। 122 ग्राम्स आपका सोल्यूट का था, वहाँ से आपने मोल फ्रैक्शन निकाल ली, कितना आया 0.9903 पानी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। अब आप गामा कैसे निकालोगे, आपको पता है जो आपकी एक्टिविटी होती है इट इज़ गामा एक्टिविटी कोएफिशिएंट टाइम्स जो आपकी कंसंट्रेशन है। अब इसमें आप कंसंट्रेशन ले सकते हो मोल फ्रैक्शन के बराबर, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो गामा। जो आपकी एक्टिविटी है यहाँ से आई, इसको डिवाइड कर देना इससे, तो आपका जो गामा आएगा दैट विल बी दिस। चलो उसके बाद 25 देखो, ड्यूटेरियम इनरिच्ड वाटर है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। अब इसमें क्या है, आपको मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ था इतना, ठीक है। इसका मतलब अगर मिक्सचर का 1 मोल है आपके पास तो उसका वेट कितना आएगा 19.5 ग्राम्स, ठीक है। अगर टोटल मोल्स मैं किसके इक्वल ले रहा हूँ 1 के, सो टोटल मोल्स किसके इक्वल होंगे, जो मोल्स ऑफ वाटर है प्लस मोल्स ऑफ ड्यूटेरियम, और टोटल मोल्स का वेट कितना है 19.5 ग्राम, ठीक है। तो वो क्या होगा, पानी के मोल्स और D2O के मोल्स। मीन्स यहाँ पे D2O का आपको पता मॉलिक्यूलर वेट कितना है 20, मीन्स के इसके मैं मासेस को इक्वेट कर रहा हूँ। मास क्या होगा, ड्यूटेरियम के मोल्स दैट विल बी 1 माइनस ऑफ वाटर के मोल्स इनटू द मोलर मास ऑफ D2O दैट इज़ 20। सिमिलरली यहाँ पे मैंने किया गया है, मैंने बेसिकली मासेस को इक्वेट किया है। मैंने किया गया है यहाँ पे कि जो इसका मास है मास ऑफ D2O, उसमें अगर आप ऐड करोगे मास ऑफ H2O तो आपके पास टोटल मास आएगा, ठीक है। और आपके पास टोटल मास, और टोटल मास आपका किसके इक्वल है, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू द मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। तो वहाँ से आप इक्वेट करोगे तो आपको यहाँ से मोल्स ऑफ वाटर मिल जाएंगे दैट विल बी 0.25 फ्रॉम 1, और D2O के मोल्स मिल जाएंगे 0.75। उसके बाद जब आप दोनों की रेशो, आपको मोलर रेशो निकालनी थी यहाँ पे, तो मोलर रेशो आपकी कितनी आएगी 3:1, तो दैट वाज द ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हो 26 की। 26 था आपको डेल्टा जी इस तरह लिख के दी हुई थी। सो डेल्टा जी आपको पता है इट इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये आपको दी हुई थी इन किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे नॉर्मली जो आपका डेल्टा एस होता है उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल में, फिर टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं टू कैलकुलेट द फैक्टर इन किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे नेगेटिव है, मीन्स कि आपका डेल्टा एस नेगेटिव होगा, इसलिए तो ये फैक्टर ऐड हो रहा है, मीन्स कि आपकी जो डेल्टा एस आएगी इट विल बी नेगेटिव ऑफ 36.5 जूल पर मोल पर केल्विन। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डाउटफुल है बिकॉज आपका इसका फॉर्मूला ये नहीं बनता है, ठीक है। आपका इसका फॉर्मूला बनता है दिस, तो उससे आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा KSP, है ना, उससे आपका KSP चेंज हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 4s³ जो आपका KSP है, बट उन्होंने इस तरह इक्वेशन दी हुई थी, इस तरह फॉर्मूला दिया हुआ था, तो इससे करोगे तो KSP s का स्क्वायर आएगी, तो वहाँ से आप सॉल्युबिलिटी ढूंढ सकते हो रूट ऑफ KSP से, वही आपकी बेरियम आयन की कंसनट्रेशन होगी। उसके बाद हम चलते हैं 28th क्वेश्चन पे, ठीक है। सिंपल बफर हैंडरसन हैज़लबैक इक्वेशन यूज़ करनी थी।
आपको पीके दिया हुआ था, आपको सोडियम एसीटेट सॉल्ट की कंसनट्रेशन दी हुई थी कि 0.4 मोल्स हैं उसके, तो वॉल्यूम वी होगा 0.4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और एसिडिक एसिड का आपको दिया हुआ था 0.04 मोल्स हैं, तो उसको आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम फैक्टर कट हो गया, इन दोनों को आपको डिवाइड करना था, log 10 आएगा यहाँ पे, और log 10 में 4.76 फैक्टर ऐड होगा, मीन्स के 1 फैक्टर ऐड होगा, सो आपका जो 5.76 log 10 तो आपका 1 होता है ना, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 5.76। सिंपल क्वेश्चन था, राइट। उसके बाद आगे 29 क्वेश्चन, इसमें आपको पीके ढूंढना था, मतलब पीके ढूंढना नहीं था, आपको सूटेबल इंडिकेटर बताना था। तो ये बेसिकली सूटेबल इंडिकेटर का पीके आप किस तरह ढूंढते हो, जो भी आपका पीएच आता है इक्विवेलेंस, अब ग्राफ से आप पीएच ढूंढ सकते हो, आपका इक्विवेलेंस में कैसे आएगा, ये आपका बेसिकली जहाँ पे आपका शार्प इन्फ्लेक्शन पॉइंट, मतलब जहाँ पे आपका शार्प चेंज आया ना पीएच में, उसका ऑलमोस्ट मिड पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ जो आपने एसिड ऐड किया है, ठीक है, फॉर द इक्विवेलेंस, और यहाँ पे आपके पास आएगा पीएच एट द इक्विवेलेंस, तो वो 5 था फ्रॉम द ग्राफ, तो उससे आपने 5 ± 1 करोगे तो आपकी इंडिकेटर के पीके की रेंज आ गई 4 to 6, ठीक है। तो उसी के बिटवीन आपको फिट करना था, आपका पीके 5.1 था मिथाइल ऑरेंज का, तो वो इसके बीच में फिट हो रहा है, तो ये सबसे सूटेबल इंडिकेटर है, सही। अब उसके बाद हम 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। आइगन फंक्शन आपको कहा हुआ है ये किस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन होगा, तो ऑब्वियसली अगर आप इसका डबल डिफरेंशियल करोगे ना, देखो अगर आप इसका सिंगल डिफरेंशियल करोगे फिर नहीं आएगा, बिकॉज तब आपके पास ये ऐसे आ जाएगा, राइट। तो फंक्शन चेंज हो गया, तो इट मस्ट बी सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द फंक्शन इटसेल्फ। वो कब होगा, जब आप इसका दोबारा से डिफरेंशियल करोगे, तो आपके पास जो आइगन वैल्यू आएगी दैट विल बी 9, और आपके पास दोबारा से फंक्शन आ गया। उसके बाद हम चलते हैं 31 क्वेश्चन पे। लाइन व्यूअर बुक प्लॉट का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको इक्वेशन पता है, उसका वाई इंटरसेप्ट ये है, वाई इंटरसेप्ट से आप वी मैक्स निकालोगे, वी मैक्स आ गया आपका इतना रेसिप्रोकल करके, उससे आप K2 निकालोगे, बिकॉज K2 को ही आप टर्नओवर नंबर बोलते हो, तो K2 किसके इक्वल आएगा, वी मैक्स अपॉन E0, तो आपका जो K2 आएगा दैट विल बी दिस विल बी योर आंसर। उसके बाद हम चलते हैं 32 पे। उस पर आपको ऑप्टिकल डेंसिटी निकालनी थी, पीछे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बस वैल्यू चेंज कर दी। आपको एब्जॉर्बेंस निकालनी है, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है दैट विल बी एप्सिलॉन CL, एप्सिलॉन की वैल्यू ये है, कंसंट्रेशन ये है, माइक्रोमोलर में थी तो मोलर में ढूंढ लो, तो 1 सेंटीमीटर, तो आपके पास पाथ लेंथ थी, तो एब्जॉर्बेंस कितनी आएगी 0.6। चलो उसके बाद हम 33 क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी हुई थी, राइट। अब ये प्रीवियस ईयर का है, गेट 2022 में सिमिलर क्वेश्चन आया था, सेम ही था स्टेटमेंट्स भी। अब इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखनी थी, करेक्ट स्टेटमेंट थी आपकी 1 2 3। देखो, कोलिजन बिटवीन द एटम इंक्रीजेज द लाइन विड्थ, सही बात है, आपने कोलिजन ब्रॉडनिंग के बारे सुना होगा, उसको हम प्रेशर ब्रॉडनिंग भी कहते हैं ना, उससे लाइन विड्थ आपकी इंक्रीज होती है। उसके बाद देखो, जितना कम लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट होगा उतनी ज़्यादा लाइन विड्थ ज़्यादा होगी, ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज जो डेल्टा न्यू होता है ना दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जो आपका लाइफ टाइम है, तो जितना कम लाइफ टाइम होगा उतना लाइन ब्रॉड होगी, तो ये भी सही है। उसके बाद आगे देखो, द डॉपलर ब्रॉडनिंग इज मोर प्रोनाउंस्ड एट हाई फ्लेम टेम्परेचर इन प्लाज्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोलिजन ब्रॉडनिंग होती है ना वो प्रेशर इंक्रीज करने से बढ़ती है हाईली, और जो डॉपलर ब्रॉडनिंग होती है ना उसको हम थर्मल ब्रॉडनिंग भी बोलते हैं। वो कब बढ़ती है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो सैंपल का। आपका सैंपल किस स्टेट में है, आपका सैंपल बेसिकली प्लाज्मा स्टेट में है, राइट। तो आपने उसका फ्लेम टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो जो आपकी डॉपलर ब्रॉडनिंग भी होती है ना, उसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो बेसिकली प्रोपोर्शनल होती है टू रूट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल एब्सोल्यूट, तो वो बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्ड भी आपका सही आएगा। नॉर्मली 1 2 भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, पर थर्ड भी आपका सही है, ठीक है। नेचुरल लाइन ब्रॉडनिंग एक्सीड्स द डॉपलर ब्रॉडनिंग इन प्लाज्मा, गलत बात है, बिकॉज नेचुरल लाइन ब्रॉडनिंग तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से आएगी और वो कम ही रहेगी, डॉपलर ब्रॉडनिंग आपकी ज़्यादा रहेगी, बिकॉज ऑलरेडी आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। तो डॉपलर ब्रॉडनिंग इसमें मोर प्रोनाउंस्ड है। उसके बाद देखो 34th क्वेश्चन, ये इल्कोविक इक्वेशन से था, आपको पता है इल्कोविक इक्वेशन आपकी ये है। अब यहाँ पे आपका जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है उसका रूट आ रहा है फैक्टर में, ठीक है। यहाँ पे n आ रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रिडक्शन के लिए, ठीक है, DME पे, और यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन टर्म है। तो आपको कुछ नहीं था, टाइटेनियम प्लस का आपको डिफ्यूजन कोएफिशिएंट दिया था, कैडमियम 2 का भी दिया था, कैडमियम 2 की आपको कंसंट्रेशन दी थी,
और उसका डिफ्यूजन करंट दिया था। तो आपको क्या करना है, बेसिकली डिफ्यूजन करंट निकालना है फॉर द टाइटेनियम प्लस। तो बाकी सारे फैक्टर्स आपके कट हो गए जब आप डिवाइड करोगे, तो आपके पास क्या बचेगा, इसका n क्या आएगा 1, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना रिड्यूस होने के लिए, कैडमियम को 2 चाहिए। और यहाँ पे जो इसका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट था उसका आपको रूट लेना है, तो रूट लेके मैंने यहाँ लिख दिया। और कंसनट्रेशन दोनों की सेम पूछी थी, मतलब दोनों की कंसनट्रेशन सेम है, तो कंसनट्रेशन वाला फैक्टर भी कट हो गया। तो यहाँ पे जो मेन फैक्टर था वो था n और d का रूट, ये दोनों फैक्टर्स थे। तो मैंने रेशो लेके, तो आपका जो रेशो आएगी ना, रेशो विल बी इक्वल टू, रेशो जो आई थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 6 के साथ। तो आपके पास जो डिफ्यूजन करंट आएगा फॉर द टाइटेनियम प्लस इट विल बी 20 माइक्रोमोलर। ठीक है, हाँ। उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन 35। अब ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें IR के रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स दी हुई थी, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। तो कोई भी अगर जिसको बाकी स्टेटमेंट्स नहीं भी समझ आई ना, अगर डी स्टेटमेंट देखो, IR हैज़ हायर एनर्जी देन UV, तो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। IR की एनर्जी कम होती है UV से। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बात करते हैं, UV आता है, फिर विजिबल आता है, उसके बाद आपका IR आता है ना, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है और आपकी एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है फॉर द रेडिएशन। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो इससे आपके टोटल 35 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी से अब ये वाला वीडियो हम एंड करते हैं। ठीक है, सो हैप्पी लर्निंग गाइस।